अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आवाज़ ठीक आ वालेकुम रही है? सलाम सर। जी सर। जी सर। आप सबको वेलकम क्लास में, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी सर। मैंने एक काम जिम्मे लगाया था आपको, कर रहे हैं वो? जी 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने का जो जिम्मे लगाया था, कर रहे हैं? यस सर कर रहे हैं। चलो गुड। मोहम्मद तारिक है, तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और 100 दफ़ा दुरूद पाक जो है वो हम पूरी तवज्जो और पूरे शौक के साथ हम पढ़ सकें। आज आप लोगों का क्विज है। आवाज़ आ रही है? जी सर। आज क्विज है आपका? जी। अच्छा, ले लें या ना लें? आप पे डिपेंड करता है सर। मुझ पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, सर ब्रांचेस करवा दें, उसके बाद ले लीजिएगा। ये रहती है, फिर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या कर लें? मैंने कहा ये जो ब्रांचेस दो रहती हैं ये करवा दें, उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर ले लीजिएगा। अच्छा, बाकी लोग क्या कहते हैं? जी, बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? क्विज ले लें? जैसे सर आपको पहले मुनासिब ब्रांचेस लगे करवा दें। पूरे चैप्टर का सर फिर क्विज ले लेना। अच्छा, चले ठीक है। तो सर आपकी आवाज़ कम आ रही है थोड़ी सी। अच्छा, तो आप लोगों की जो क्लास है थर्सडे वाली, तो वो शायद मैं नहीं ले सकूंगा। तो आज और कल जो हमारी क्लास है, आज और परसों जो क्लास है, तो उसमें हम ये चैप्टर क्लोज कर लेते हैं। तो फिर इंशाल्लाह कमिंग मंडे आपका फुल फ्लैज हम क्विज ले लेंगे। उसमें फिर आप लोग जो है वो फाइनल है हमारे इंशाल्लाह। ओके सर। जी सर ओके ठीक सर। है। तो अभी मैं आपके सामने वन बाय वन स्लाइड शेयर करता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, इसके बाद फिर हम मजीद जो नया काम है वो हम। तो लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लियर है? इस स्लाइड पे कोई क्वेश्चन हो किसी का? जी क्लियर है ये। एडवांटेजेस पे कोई क्वेश्चन हो? नो सर क्लियर है ये। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का डिफरेंस? नो सर। एक ही डिफरेंस है ना। मेजरमेंट स्केल्स हमने पढ़ा था। मेजरमेंट स्केल्स, वेरिएबल और उसकी टाइप्स, यस सर ये सर भी ये भी क्लियर है। क्लियर है। सर डेफिनेशन। वो मेजरमेंट स्केल में से आया क्वेश्चन। ठीक है। सर आपने हमें एक काम दिया था कि आपने इकोनॉमिक्स की एक एग्जांपल लेनी है, क्वेश्चन लेना है, जी और उसके बाद उसके 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करना। उसके बाद आपने उसमें से बताना है कि इनमें से ऑर्डिनल कौन सी है, नॉमिनल कौन सी है, इंटरवल एंड रेशियो। सर वैसे तो एग्जांपल्स हमने ली, हमें आ भी गई, लेकिन इकोनॉमिक्स की एक एग्जांपल आप देकर बता दें प्लीज। मैं बनाऊं इकोनॉमिक्स की एग्जांपल? जी सर इकोनॉमिक्स की। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा एग्जांपल, बिल्कुल नहीं सर दूंगा। एक दे देना, फिर उससे हम देख के हमें समझ लग जाएगी कि इस तरह जो करना है। मैंने बच्चे आपको बुक प्रोवाइड कर दी है ना, और उसको मैं आज भी पढ़ रहा था, बहुत अच्छा वहाँ लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ें। इसके बाद जो आज आपसे मैंने काम शेयर करना है, तो उसी बुक से जो मैंने बुक आपके साथ शेयर की है, तो वहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पढ़ना है।
मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स। तो ये उसी बुक से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको अच्छी तरह सुने समझे और इसमें जो काम की बात लगे वो लिख ले आप। प्लस मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए थे कि सर हमें वो क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर। तो बच्चे लिंक शेयर मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी मसरूफियत है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लिंक ज़रूर आपको देना है उसकी रिकॉर्डिंग। तो आप अच्छा सुने, आप कॉपी पेंसिल पकड़े उसको लिखें। ये तो मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको लिंक शेयर करूँ। एक क्लास हो रही है, मटेरियल आपसे शेयर किया जा रहा है, आप उसको लिखें समझे। तो ये जो रेपिटेशन है ये तो वैसे हमने लिया है कि चले आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। तो मैं वीकेंड पे मसरूफ था, मैं नहीं कर सका। तो होपफुली अगर टाइम मिला तो मैं वो सारे अपलोड कर दूँ, शायद मैं ना करूँ। तो इस तरह आप ना करें, डिपेंड ना करें। अभी क्लास हो रही है, आप क्वेश्चनिंग करें, आपके सामने स्लाइड्स हो रही है, आप लिखें। तो इसको ही कोशिश करें। ओके सर। अच्छा, ये सर जो आपने पढ़ाया है वही पढ़ना है या बुक से भी गो थ्रू करना है? भैया आपने बुक क्यों नहीं पढ़नी? ये हमारा चैप्टर नंबर 1 इस बुक से ख़त्म हो रहा है। तो हाँ, इतनी ज़रूर हेल्प है कि आप मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक मैंने नहीं करवाया वो भी आप पढ़े। नहीं, जो टॉपिक मैंने करवाया है उसको आप लाजमी पढ़ें, क्योंकि यहाँ अदर वे से और सम वैरायटी के साथ एक्सप्लेन किया गया होगा। तो आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिए जो टॉपिक मैं करवाऊँगा। जैसे मैं आप चले शेयर कर देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने बुक पढ़ी है तो उन्होंने ये देखा होगा डायग्राम। अब देखिए किताब में कितना कुछ अवेलेबल है। मैंने तो ऐसे डायग्राम नहीं शो की, लेकिन सारी चीज उन्होंने एक पेज पे मेजरमेंट स्केल को इलाबोरेट किया। इसको आप मिलके पढ़ लीजिए। मेजरमेंट स्केल्स में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। तो नॉमिनल में लिखा डेफिनेशन आ रही है, डेटा में ओनली बी क्लासिफाइड। यहाँ डेटा को सिर्फ क्लासिफाई करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जर्सी नंबर्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, मेक ऑफ कार। तो ये देखें, ये हमारे पास नॉमिनल स्केल अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया। सही लग रहा है? जी सर। बुक आप खोलते ना तो आपको ये पहले ही पता होता है। इसके बाद ऑर्डिनल स्केल है, इसमें डाटा आर रैंक, डाटा की रैंकिंग होती है। जैसे योर रैंक इन क्लास, आपका क्लास में कौन सा रैंक है। इसी तरह टीम स्टैंडिंग्स इन द पैक 10। तो 10 टीम्स का कंपटीशन हुआ तो एक टीम कहाँ स्टैंड करती है। तो ये उसका स्टैंड करना पोजीशन 1 2 3 पे। तो ये इसके ऑर्डर को शो कर रहा है। इंटरवल है, मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज। जैसे मैंने लिंक किया था कि ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग होती है, लेकिन न्यूमेरिकल डिस्टेंस नहीं होता उन ग्रुप्स के दरमियान। तो इंटरवल वो ग्रुप्स जनरेट कर देता है। एग्जाम्पल में उन्होंने एक ही लिया, टेम्परेचर। रेशो पे गए तो मीनिंगफुल 0 पॉइंट एंड रेशो बिटवीन वैल्यूज, यानी 0 की यहाँ मीनिंग है, ट्रू मानी में इस्तेमाल हो रहे हैं। और आप वैल्यूज के दरमियान रेशो ले सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जो मैंने ऑपरेटर बताए थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये इसने यहाँ बता दिया। अब देखिए, नंबर ऑफ पेशेंट्स सीन, कितने पेशेंट्स देखे गए। नंबर ऑफ सेल कॉल्स मेड, डिस्टेंस टू क्लास। तो ये देखिए एग्जांपल्स है रेशो स्केल। ठीक हो गया? ये बच्चे अभी क्लास जी सर। 20 एक मिनट। तो अब देखिए नंबर ऑफ पेशेंट सीन है। तो अब इसमें जो इन्होंने यूज किया ना, रेशियो बिटवीन वैल्यूज। तो अब सपोज मैं कहता हूँ कि एक डॉक्टर है जिसने मंडे वाले दिन 40 पेशेंट सीन किए, ट्यूसडे वाले दिन 20 पेशेंट सीन किए। तो हम आराम से कह सकते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन एज कंपेयर टू मंडे डॉक्टर ने हाफ पेशेंट्स जो है वो विजिट किए। सही कह रहा हूँ? जी सर। तो ये देखिए हाँ जी रेशो सर। रेशो का यूज हो गया।
इसी तरह डिस्टेंस टू क्लास है, अगर आपका घर से यूनिवर्सिटी तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर का मतलब कि वो मैयर करके लिया गया है, सो रेशो स्केल में वो चीज़ हमारे पास है। सही हो गया। हाँ जी सर। तो कोशिश करते हैं कि बुक को भी विजिट करते हैं। फिर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, तो इन दोनों से जो हमारे पास डेटा आता है वो क्वालिटेटिव होता है। मैंने तो बच्चे आपसे छुपाए कुछ नहीं, मैंने बुक आपको प्रोवाइड कर दी है, इसी से मैंने पढ़ाना है, इसी से मैंने पूछना है, तो बुक से राब्ता होना चाहिए। तो आप याद रखोगे ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन है कि नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल अगर कंबाइन करें तो इससे हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा आता है। इसी तरह अगर हम इंटरवल और रेशो स्केल का डाटा लें तो इससे जो डाटा आएगा दैट विल बी क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये हमने यहाँ से फिर आगे कहानी चलाई थी कि वेरिएबल क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्वालिटेटिव वेरिएबल के पीछे या मेजरमेंट स्केल नॉमिनल होता है या फिर ऑर्डिनल होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल के पीछे दो स्केल ही हो सकते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। और जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव स्केल की तो फिर उसके पीछे सॉरी क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, तो वहाँ पीछे हमारे पास दो स्केल्स होते हैं, इंटरवल और रेशो, तो इनका कंट्रीब्यूशन रह जाता है। तो ये आपने अच्छी तरह बात याद कर ली। सही हो गया। जी सर। अच्छा, इसके बाद आप देखिए यहाँ आपने कैसे लिखना है ना, ये तो पेज बुक आपके पास है ना, मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा बात निकाली कि नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल से क्वालिटेटिव आता है, इंटरवल प्लस रेशो से क्वांटिटेटिव आता है, आप इसको लिख लें सिंपल। फिर मैंने एग्जांपल यहाँ दी रेशो स्केल कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि फलां शख्स की आमदनी 50,000 है और मिस्टर बी की 25,000 है, तो हम कहेंगे मिस्टर ए जो है वो 2 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं एज कम्पेयर टू मिस्टर बी। तो ये रेशो का इस्तेमाल आपको बता दें। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड पे? ये आप मुझे कह रहे थे कि हमें एग्जांपल दें मेजरमेंट स्केल्स की हमारी फील्ड से, तो ये देखिए सारा लिखा हुआ है, पढ़े तो सही ना। ये नॉमिनल स्केल सारा यहाँ मौजूद है। इसके बाद हमने वेरिएबल की टाइप्स पढ़ी थी, तो वो भी डायग्राम की शक्ल में आप देख लें। ये स्लाइड नजर आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा, अब इसमें देखें टाइप्स ऑफ वेरिएबल में क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल फर्दर कोई टाइप नहीं है, जैसे ब्रांड ऑफ पीसी, मैरिटल स्टेटस, हेयर कलर, तो ये क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसमें एक डिस्क्रीट टाइप है और एक कंटिन्यूस टाइप है। तो डिस्क्रीट टाइप में चिल्ड्रन इन अ फैमिली, स्ट्रोक्स ऑन अ गोल्फ होल, टीवी सेट ओन्ड, तो ये सारे होल नंबर हैं। एक घर में 5 बच्चे हैं, ठीक है, किसी प्लेयर ने 10 गोल किए, एक शख्स के पास 3 टेलीविजन है, तो ये होल फिगर है, ये काउंट करके डाटा आ रहा है, सो ये डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस में गए तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड, मतलब कितनी अमाउंट जो थी वो एज टैक्स पे की है, तो वो अमाउंट है वो कंटिन्यूस है। वेट ऑफ अ स्टूडेंट कंटिन्यूस है। ईयरली रेनफॉल कंटिन्यूस। कोई क्वेश्चन इस डायग्राम में? नो सर। तो ये जो हमने पढ़ा है वो पिक्चर की फॉर्म में हमें बड़ा अच्छी तरह से समझा दिया। तो समटाइम्स बड़े अच्छे अल्फाज आपको बुक से मिल जाते हैं, तो बुक्स के साथ रब्ता बहुत जरूरी है।
तो आज स्पेशली मैं बात कर रहा था मिसरीडिंग स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। तो कहते हैं कि 3 तरह के झूठ होते हैं, ठीक है। ये एक बड़ी फेमस कोटेशन है और ये हम स्टैटिस्टिशियन के लिए अप्लाई की जाती है, लेकिन वो लोग ये गौर नहीं करते कि कसूर हमारा नहीं है, कसूर उन्हीं का है। कहते हैं जी झूठ, लाई, डैम लाई और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 वर्ड यूज किए जाते हैं। झूठ, निरा झूठ और फिर स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमें कहा जाता है कि स्टैटिस्टिशियन जो है वो झूठ बोलते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो अब आप देखें कि क्या हम झूठ बोलते हैं या मसला किसी और तरफ है। ये जरा गौर से पैराग्राफ आपने पहला पढ़ लें। Several years ago, a series of TV advertisements reported that 2 out of 3 dentists surveyed indicated they would recommend brand X toothpaste to their patients. कहते हैं बहुत साल पहले टेलीविजन पर काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स आती रही कि जो डेंटिस्ट थे वो 2 आउट ऑफ 3, जो डॉक्टर्स हैं 3 डॉक्टर्स में से 2 डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है टूथपेस्ट किसी ब्रांड एक्स का अपने पेशेंट्स। The implication is that 67% of all dentists would recommend the product to their patients. अब इस 2 आउट ऑफ 3 का मतलब है कि जो डॉक्टर हजरात हैं 2/3 का मतलब है तकरीबन 67%, यानी 67% जो उस लोकेलिटी में डॉक्टर्स हैं तो वो ब्रांड एक्स का जो टूथपेस्ट है वो रिकमेंड करें। ठीक हो गया? जी सर। तो ये टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, अभी हमने कुछ सीखा नहीं, जस्ट ये पैराग्राफ में पढ़े और यहाँ से जो मीनिंग क्लियर हो रहे हैं वो मैं यहाँ लिखता हूँ। यानी 67% जो डेंटिस्ट हैं उन्होंने ब्रांड एक्स का जो टूथपेस्ट है वो रिकमेंड किया। ये टेलीविजन की एड से हमें ये समझ आ रहा है। So what if they surveyed only 3 dentists? अब सवाल ये है कि अगर वो मिले सिर्फ 3 डॉक्टर से और उसमें से 2 डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप ब्रांड एक्स का टूथपेस्ट यूज करें, तो फिर आप इस बात को क्या तस्लीम करेंगे, इस बात को कि 67% तमाम डेंटिस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं ब्रांड एक्स का टूथपेस्ट? नो सर। क्यों? नो, क्यों नहीं? क्योंकि सर हम 2 ही से मिले हैं। सर मिले ही 2 से हैं तो फिर तीसरा हम कह सकते हैं कि जी सर 2 या 3 से मिले, हम ओवरऑल कैसे कह सकते हैं कि ये सभी यही रिकमेंड करेंगे? जी 3 डेंटिस्ट से हम मिले, 2 ने रिकमेंड किया और हमने कहानी जो थी वो झूठी बना दी कि चूंकि हम डेंटिस्ट की जो कम्युनिटी है उस सबसे हम मिले और उसमें से 67% ने कहा है कि आप ब्रांड एक्स का टूथपेस्ट यूज करें, तो कहानी गलत घड़ी गई है ना। जी सर। तो अब वो गलती पकड़ते हैं कि कैसे हुई। अच्छा, इट वुड सर्टेनली नॉट बी एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल सिचुएशन। अब हकीकत ये नहीं है, मतलब 3 लोगों को मिलके 2 ने हमायत कर दी तो कहना शुरू कर दिया कि 67% जो है वो ब्रांड एक्स का टूथपेस्ट लाइक करते हैं या रिकमेंड करते हैं, तो ये कहानी सही नहीं है। The trick is that the manufacturer of the toothpaste could take many surveys of 3 dentists and report only the surveys of 3 dentists in which 2 dentists indicated they would recommend brand X. अब कहते हैं ऐसे लग रहा है कि जिस कंपनी ने वो टूथपेस्ट बनाया है तो वो 3 डॉक्टर्स के सेट से वो मिले, 3 डॉक्टर्स से। तो जहाँ 2 ने उनके टूथपेस्ट को रिकमेंड कर दिया, उन्होंने उसी को बेस बना के सोसाइटी में इस बात को उछाल दिया कि 67% जो डेंटिस्ट है वो उनका टूथपेस्ट लाइक करते हैं। मतलब ये देखे ना लिखा हुआ है मैनी सर्वेज ऑफ 3 डेंटिस्ट, 3 डॉक्टर से उन्होंने मिलने के बहुत से सर्वे किए, जैसे ही 2 ने रिकमेंड किया तो वो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। रॉन्ग हो गया ना।
अच्छा, दिस इज कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन टू मिसलीड द पब्लिक। कहता ये है कि हम पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। फर्दर अ सर्वे ऑफ मोर देन 3 डेंसिस इज नीडेड। अब वो हमें सोल्यूशन बता रहे हैं कि आप 3 डेंसिस की बजाय ज्यादा डॉक्टर्स को मिले, एंड इट मस्ट बी अनबायस्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑल डेंटिस्ट। तो कहते हैं 3 काम करें। फर्स्ट पे आप डॉक्टर्स जिनको आप विजिट करें उनकी तादाद बढ़ा दें। दूसरा जो आप काम करें वो अनबायस्ड करें, काम अनबायस्ड करें, आपकी किसी किस्म की कोई अटेंशन ना हो, बल्कि आप जस्ट विजिट करें और जो आपको नजर आए वो आप लोगों को बताएं। ये कहते हैं कि 3 से ज्यादा डॉक्टर्स को मिले, फिर अनबायस्ड है, मतलब आपका झुकाव ना हो किसी तरफ। फिर कुछ लोग ऐसे भी तो करते हैं ना कि वो अपनी मर्जी के डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और उनसे वो साइन सिग्नेचर करवा के तो उसको अपना अपनी बात की बेस बना लेते हैं, जो कि ऐसे नहीं है, होना नहीं चाहिए। हमें सभी लोगों से मिलना चाहिए, सभी डॉक्टर से मिलना चाहिए, तादाद बढ़ा देनी चाहिए। और फिर ये सोच नहीं होनी चाहिए कि अपना टूथपेस्ट हमें रिकमेंड करवाना, नहीं, बल्कि जो लॉजिकली वो समझते हैं उसको हमने अप्लाई करवाना। समझ गए? बिल्कुल सर। अब इस पैराग्राफ में 3 तरह की बातें हुई हैं। पहले तो उन्होंने जो रॉन्ग स्टोरी घड़ी गई उसको सामने लेके आए, फिर उसकी गलती को हाईलाइट किया कि उन्होंने 3 डॉक्टर्स के सेट से मिला और जहां उन्हें अपने मतलब का रिजल्ट आया उसको सोसाइटी में प्रेजेंट कर दिया, तो जो कि नहीं होना चाहिए। तो फिर हमें तरीका ये बताया गया कि आप सैंपल साइज बढ़ा दें, ज़्यादा डॉक्टर से मिले, अनबायस्ड रहे, और उस कम्युनिटी के तमाम जो मुतलका डॉक्टर हैं सबसे मिले ताकि सबकी नुमाइंदगी हो जाए। तो ठीक हो गया? हाँ जी सर। जी सर। तो मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक। अब मैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये देखिए मैं प्राइवेसी अपनी आप से शेयर कर रहा हूँ, मे बी आई कैन आस्क दिस कि लोग कहते हैं जी कि झूठ और मेरा झूठ और फिर स्टैटिस्टिक्स, तो आप इसको कैसे डिफेंड करते हैं? क्या वाकई स्टैटिस्टिशियन झूठ बोलते हैं? तो फिर आप इसी एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें एग्जाम्पल का टाइटल बदल दें। इन्होंने टूथपेस्ट की बात की है, आप किसी और चीज की का सोप का नाम ले सर लें। कर सकते हैं, जी सोप का। जी, कोई आप, और इन्होंने 2 आउट ऑफ 3 का है, आप 7 आउट ऑफ 12 कर दे, नंबर चेंज कर दे, थोड़ा इसका लेआउट बदल दे ताकि नई एग्जाम्पल ले। ओके सर। अच्छा, इसके बाद दूसरी तरफ हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अ, ये बाहर से पहले देख लें, एन एवरेज मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द डेटा। ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये जो हर बात के हम एवरेज निकाल देते हैं, जैसे आप लोग भी यूज करते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए आप कहते हैं जी कि ऑन दी एवरेज जो मुझे पॉकेट मनी मिलती है वो 100 रुपया मिलती है, या ऑन दी एवरेज जो, अगर हम किसी से पूछे ना आप रोजाना कितने घंटे सोते हैं तो वो कहेगा भी एवरेज 6 घंटे, एवरेज 5 घंटे, एवरेज 8 घंटे। तो एवरेज का वर्ड हर कोई यूज कर रहा है। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे पापा या मम्मा हमारा मंथली घर का कितना एक्सपेंडिचर है, तो वो कहेंगे बच्चे ऑन दी एवरेज 50,000, 25,000, 30,000, तो वो एक नंबर कोट कर देंगे एवरेज। तो अब वो राइटर यहाँ पे बेस बना रहे इस बात को कि एवरेज हमेशा रिप्रेजेंटेशन नहीं करती डेटा की। तो कैसे नहीं करती वो आप इस एग्जांपल से आप देखो। आप इन्वॉल्व है ना क्लास में, समझ आ रही सबको? जी हाँ सर। जी सर, जी आ गया। सर। 45 हसन अली शाह। आवाज आ रही है, समझ आ रही है? वेयर इज हसन अली शाह? आ रही है आवाज आपकी? समझ भी आ रही है? आ रही है सर। तो शाह जी कहाँ से आप? सर फैसलाबाद। अच्छा, आपसे भी इंट्रोडक्शन हुआ है पहले?
यस सर हुआ है। अच्छा, दुआ के लिए भी कहा था आपको? क्या सर? अच्छा, आपके मतलब, अच्छा चले आपसे बात करते हैं। क्लास में है जी ना आप? सर। यस सर क्लास में ही है। चले सबके लिए दुआ कर दिया करें, ठीक है, ये बात करना। इंशाल्लाह सर। चले खुश रहे। अच्छा क्या बात है क्या? जी, क्लास हो रही। अच्छा, the term average refers to several different measures of central location that we discuss in chapter 3। कहते हैं चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसमें ये छोटी सी एग्जांपल जरा गौर से देख लें। तो मोस्ट पीपल an average is found by adding the values involved and dividing by the number of values। ये फार्मूला हमें बता रहे हैं, फिलहाल इसको रहने दें। तो अब एग्जांपल देखें। So if a real estate developer tells a client that the average home in a particular subdivision sold for 150,000, $150,000, ये कहता है कि किसी स्टेट केयर से किसी बंदे से पूछा कि फलां कॉलोनी के अंदर जो घर बिक रहे, मैं इसको इसको ट्रांसलेट अपने जरा तौर पे कर देता हूँ, यहाँ से मैं नहीं पढ़ता। कहते हैं कि कॉलोनी में पता करवाया गया कि जो घर बिक रहे हैं वो किस प्राइस पे वो बिक रहे। तो वहां से किसी ने बताया कि तकरीबन ऑन दी एवरेज $1.5 लाख के जो कॉस्ट है, इसमें होम जो है वो सोल्ड हुए, बिके। अच्छा, तो ये जब ये सुना जाएगा और हम अगर हम इसको अपने तौर पे अपने यूनिट में कन्वर्ट कर लें कि किसी कॉलोनी के अंदर 30 लाख रुपए में सपोज घर मिल रहा है, 50 लाख रुपए में घर मिल रहा है, तो सुनने वाला ये समझेगा कि तकरीबन 50 लाख में घर मिल रहा है वहां से। तो 50, 55, 45 इतनी एक वेरिएशन हो सकती है। तो हम ये आइडिया लेंगे ना, जी सर। मतलब जो एवरेज नंबर हमें बताया कि हम समझे कि तकरीबन इसके आसपास इतनी प्राइस में हमें घर मिल जाएगा। अच्छा, वी अज्यूम दैट $1,50,000 is a representative selling price for all homes। कहते हैं हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये $1.5 लाख जो है ये प्राइस तकरीबन सभी घर की है। बट सपोज देयर आर ओनली 5 homes। अब अगली कहानी वो हमें बता रहे हैं कि फर्ज करें वहां सिर्फ 5 घर हैं। उनमें से एक घर बिका $50,000 का, दूसरा $50,000 का, तीसरा $60,000 का, चौथा $90,000 का, और पांचवा $5 लाख से। 5 घर है टोटल और उनकी प्राइसेस हमें 1 बाय 1 बता दी गई। तो अब इसकी एवरेज बन रही है $1.5 लाख। तो अब जब मैं घर परचेज करने जाता हूँ या आप परचेज करने जाते हैं तो आप तो समझेंगे कि $1.5 लाख तक तकरीबन मुझे घर मिल जाएगा। और आगे आपको पता चले कि भाई $5 लाख का घर एक है, तो आप क्या समझेंगे फिर? मुश्किल होगी ना आपको। जी सर। मतलब टोटल 5 घर हाँ हैं, जी चार सर, चार बिक चुके, एक रहता है। नो डाउट कि बिल्कुल सही से पचास आता है। पचास हजार डॉलर की भी आसान कीमतों में भी बिक चुके हैं। बट जो आपको फेस करना पड़ा वो $5 लाख का। तो आप तो घर से प्लान करके चले थे $1.5 लाख का। तो अब आप क्या समझेंगे कि ये हमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, ऐसे ही कहेंगे ना? नो जी सर, मे भी वो घर उन घर से अच्छा हो जो बाकी बिके हैं सर। नो डाउट, मैं वो अज्यूम कर लेना कि वो सारी चीजें कांस्टेंट है, मैं उस तरफ नहीं आ रहा। देयर आर नंबर ऑफ डिटेल्स, उसका साइज बड़ा होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन बेहतर होगी, वो फ्रंट पे होगा, उसमें जी जी। फैसिलिटी ज्यादा होगी, वो सारी बातें एक तरफ कर देना फिलहाल। तो फिलहाल हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमें तो प्राइस का सुन के हम गए थे ना, आगे गए तो पता चला है कि वो $5 लाख का मिला। तो मसला कहाँ हुआ? मसला हुआ एवरेज की यूज करने का। तो हमेशा एवरेज जो है वो सही तरह से नुमाइंदगी नहीं करती पॉपुलेशन की या डेटा की। हाँ जी, ठीक हो गया। जी जी सर। सर। तो यहाँ से मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स से मैंने 2 एग्जांपल्स आपसे शेयर की।
तो अब मैं इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं बता रहा कि अभी वो आपने पढ़ा नहीं है। हम इंशाल्लाह एवरेजेस वगैरह पढ़ेंगे ना, तो फिर ये बात आपको जो आसान लगती। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हाँ जी, कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? जी जी सर। सर। हाँ अच्छा, सर। मैंने आपको नोटेशंस बता दी थी पिछली क्लास में, जो नोटेशंस हम यूज करेंगे आगे। हाँ जी सर, जी बता सर, दी बता दी थी। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अब हम आगे मूव करते हैं। ये आप लिखेंगे मेरे साथ। किसी भी डेटा सेट को मीनिंगफुल फॉर्म में डिस्क्राइब करने के लिए हम ये कम से कम 4 चीजें यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ, चार्ट्स, एवरेजेस और डिस्पर्शन। इस पे पहले भी थोड़ी सी बात हुई थी। जी सर। तो ग्राफ्स और चार्ट्स का डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। हाँ जी सर। तो ग्राफ्स कौन कौन से हम स्टडी करते हैं? हिस्टोग्राम, सर फिर बॉक्स बता। प्लॉट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, 5 नॉर्मल, बॉक्स प्लॉट, प्रोबेबिलिटी प्लॉट। ठीक हो गया। और चार्ट्स में बार चार्ट बार और पाई चार्ट, चार्ट। पाई चार्ट। चार्ट और पाई चार्ट। बार चार्ट मैंने आपको बनाना सिखा भी दिया था। जी जी सर। सर। पाई चार्ट नहीं मैंने बताया। तो वो सिखाया नहीं था, बस बना के दिखाया था। अच्छा, अब मैं आपको पाई चार्ट जो है वो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ आपसे शेयर करूँ। इसको ज़रा देखिएगा। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एक्सपेंडिचर है। आप इसको टाइटल दे दें, टू कंस्ट्रक्ट पाई चार्ट। माइक बंद करने चाहिए। ये मैं बड़ा लिमिटेड सा डाटा ले रहा हूँ जस्ट समझने के लिए। सपोज करें किसी फैमिली में 2000 रुपये फूड एक्सपेंडिचर है। क्लॉथिंग पे 1000 रुपया, मेडिसिन पे सपोज 500, फ्यूल पे सपोज 500,
और ट्रेवलिंग सपोज 500। तो इसका टोटल हमारे पास मिला 2 3 4 4,500। अब मुझे इस पे पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं इसके लिए यहाँ सबसे पहले एंगल्स बनाऊंगा। तो ये किस तरह बनेंगे? तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास 2000, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल पर 4500 पर, और जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं। 2000 डिवाइडेड बाई 4500 और मल्टीप्लाई बाई 360, आंसर आया 160। इसी तरह अगली रो में हम जाएंगे, तो वहाँ पे भी इसी तरह 1000 को डिवाइड करेंगे 4500 पर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है 80। सिमिलरली 500 पे हम गए, तो 500 डिवाइडेड बाई 4500 मल्टीप्लाई बाई 360। ये 360 कहाँ से है? ये एंगल्स है बेसिकली एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री से। सर अगर पॉइंट्स में आंसर आए तो फिर वो उसी तरह आप लिख देंगे। हाँ आगे 40। तो ये आ गया 40। तो ये नंबर आप रिपीट होगा। अगला भी 500 ही हमारे पास, इसका आंसर भी 40। इसी तरह नेक्स्ट भी 500 है, तो इसका आंसर भी 40। अब आप इसका टोटल चेक कर लें। तो ये टोटल 360 ही बनना चाहिए। ये 360 बन रहा है टोटल। जी सर। जी सर। 360 हो गया, यानी ग्रैंड टोटल मस्ट मैच विद द नंबर ऑफ एंगल्स एज वी ऑलरेडी मेजर्ड 360। अब इसका हमें सर्कल ड्रॉ करना है। इसको पाई चार्ट की फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है। इसके लिए आप लोग डी का यूज कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। लाइक ये सर्कल है और इसमें जो पहला एंगल आपके पास आ रहा है वो 160 है। तो आपको सपोज करें कि ये सर्कल है, सेंटर है सॉरी, और इसमें इसके 4 क्वाड्रेंट हैं, जिस तरह आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। तो हर सेक्टर जो है वो 90-90 का है, मतलब ये 90 का रीजन, फिर ये 90 का रीजन, देन ये 90, देन ये 90, तो ये मिला के 360। तो अब इसमें जो फर्स्ट एंगल हमारे पास 160 आ रहा है, तो यहाँ तक तो हमारे पास 90 है और यहाँ 180 है। तो उससे थोड़ा पहले सपोज करें ये आप डी रखेंगे, तो यहाँ तक हमारे पास 160 का फर्स्ट सेक्टर बन गया, जिसमें शो हो रहा होगा कि ये किसी फैमिली के फूड एक्सपेंडिचर। इसके बाद अगला सेक्टर है 80 का, तो 160 में 80 ऐड करें तो 240। तो 240 मतलब 270 से पहले आप सेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये 80 का अगला सेक्टर बन